गोविंद सिंह डोटासरा जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है वो खुश नहीं लगे उस बात से। कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी से आए, वो उनसे मिलने के बजाय पहले अशोक गहलोत से मिले। डोटासरा जी भी अपनी जगह सही है भाई। पार्टी यदि कोई ज्वाइन करता है तो प्रदेश का जो मुख्यालय है वहीं जाके प्रदेश कार्यालय होता है, वहीं जो है ज्वाइनिंग का कार्य तो वहीं होना चाहिए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो थे वहाँ पे उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई, उनके साथ बड़ा अजीब सा बर्ताव वहाँ पे किया गया, उनके हाथ से माइक ले लिया गया। उसमें बड़े नेताओं का मामला है, उसमें उस बारे में वो ही बता सकते हैं। मैं इस मामले में मैं ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता, न इस बारे में मैं अपना कोई वक्तव्य देना चाहता। क्या आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कोई युवा चेहरा हम मुख्यमंत्री देखेंगे? जब चुनाव होंगे और जब विधायक बन के आएंगे तो विधायकों की राय ली जाती है। जब निर्णय होगा, चुनाव होगा और विधायक बनेंगे और जो आला कमान तय करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। राजस्थान में यही परंपरा अब तक रही है, आगे भी मेरे हिसाब से वही रहेगी। जो युवा है, जो जिस प्रकार से इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन किया है और उसके बारे में सरकार को झुकना पड़ा 12 साल के अंदर। मैंने तो ये देखा कि मोदी जी किसी बात के ऊपर आज अपना वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं। पिछले 9 दिन के अंदर 5 वीडियो इन्होंने डाल दिए। पहली बार जो है सरकार झुकी है युवाओं के सामने। भ्रष्टाचार के काफ़ी सारे मामले कांग्रेस सरकार में निकल कर आए थे। 2 साल पहले तो कांग्रेस टाइम के अंदर ही वो शिक्षा मंत्री से हट गए थे। कईयों को उस समय बंद भी किया था, कईयों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो कांग्रेस सरकार ने ऐसा किसी को प्रोत्साहित नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं गोलिटिक्स। आज हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस ओबीसी आयोग के चेयरमैन हरसाय यादव जी मौजूद हैं। नमस्कार साहब। थैंक यू। नमस्कार साहब, एक आम कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश चेयरमैन तक का जो सफ़र था, वो सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा उसमें? चैलेंजिंग तो मेरे लिए कोई विशेष बात नहीं है। शुरू से मैं पॉलिटिक्स से मैंने सबसे पहले सहकारिता की राजनीति से आरंभ किया था। 1983 में जयपुर डेयरी के चुनाव नहीं होते थे पहले। हमने काफ़ी दिनों तक आंदोलन करके, जिस समय शिवचंद्र माथुर मुख्यमंत्री थे, 1983 में सबसे पहले डेयरियों के चुनाव आरंभ कराए। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा। 3 बार मैं जयपुर डेयरी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा। जिस समय हम बोर्ड में इलेक्टर होकर आए थे, उस समय जयपुर डेयरी की बहुत दयनीय स्थिति थी। 6000 लीटर दूध पर डे का कलेक्शन होता था और डेयरी बंद होने की स्थिति में थी। हमने गांव में जाकर के उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया और उसका निवारण करके हमने 1 साल के अंदर जो है लगभग 1 लाख लीटर दूध पर डे का जयपुर डेयरी में कलेक्शन चालू कर दिया था। आप 2005 से लेकर 2010 तक सांगानेर से प्रधान रहे। एक ऐसी सीट जो कांग्रेस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रही है, अभी तक वहाँ पर विधानसभा में सफलता हासिल नहीं कर पाई है। कितना चैलेंजिंग था उस सीट पर काम करना? 2005 से 10 में जब प्रधान का इलेक्शन हुआ था, उससे पहले मैं हमारे कांग्रेस संगठन में ब्लॉक अध्यक्ष था और ब्लॉक अध्यक्ष रहते हुए मैंने, मेरे हिसाब से जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनको मैंने टिकट देने के अंदर मैंने उनका सिलेक्शन करवाया। और उस समय इंदिरा महराम जी मंत्री थी और मैं ब्लॉक अध्यक्ष था। मैंने जिन लोगों को सिलेक्ट करके टिकट दिलवाया वो सभी लोग उस समय जीते। बीजेपी की उस समय सरकार थी और कांग्रेस का प्रधान बनना एक चैलेंज था, पर जिस प्रकार से मैंने अच्छे लोगों को टिकट दिलवाया और वो सभी लोग जीत करके आए और मेरे को जो है उन सब लोगों ने प्रधान के लिए चयन किया। उससे पहले, क्योंकि मैं शुरू से एक राजनीतिक परिवार से रहा हूँ, मैं 88 में सरपंच बन गया था। महापरा पंचायत का 3 बार सरपंच रहा, 5 से 10 में प्रधान रहा और अभी जिला परिषद मेंबर का जो चुनाव हुआ था पिछले टाइम में, वो भी 20 नंबर का जो वार्ड है, आज तक जब से पंचायत राज चुनाव हो रहे हैं कभी कांग्रेस की सीट नहीं आई। पर लोगों ने मेरे को विश्वास मेरे में रखा और मेरे को इस सीट पर, जबकि पंचायत राज के जब से चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस के कभी भी जो है ये सीट कांग्रेस की नहीं आई। पहली बार जो है मेरे को इसके अंदर कांग्रेस का जिला परिषद मेंबर चुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्योंकि लोगों का, मैं शुरू से लोगों के बीच में रहा हूँ, हमेशा हमारा परिवार राजनीति में रहा है, हमेशा जनता की सेवा किया है हम लोगों ने।
और उसी का लोगों का प्रेम और जो लोगों का काम किया हुआ था मेरा, तहसील से लेकर चाहे जिला डेयरी के रूप में, चाहे सरपंच के रूप में और चाहे प्रधान के रूप में, जो क्षेत्र में काम किए थे उसी की वजह से जो है जिला परिषद के अंदर भी लोगों ने मेरे पे विश्वास करके मेरे को जिला परिषद का सदस्य बनवाया। राजस्थान में अभी सुखपुकार तेज है, पंचायत और निकाय चुनाव आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पे पेच फंस रहा था, आप तो ओबीसी कांग्रेस में ओबीसी विभाग के चेयरमैन हैं। क्या वास्तविकता में यही प्रॉब्लम थी या फिर सरकार इसे लेट कराने का प्रयास कर रही है? ऐसा है, ओबीसी आयोग हमारे पास भी लेटर आया था, कांग्रेस की तरफ से मैं गया था, वहाँ मिलके भी आए थे ओबीसी आयोग में, और उन लोगों को पहले तो संसाधन नहीं दिलवाए गए और काफ़ी दिनों तक जो है वो कार्य आरंभ नहीं कर पाए, और जब कार्य भी आरंभ कर दिए तो उनको गाड़ी घोड़े आना जाना ऑफिस आदि की व्यवस्था नहीं कर पाए, ताकि वो काफ़ी डिले कर दिया। सरकार नहीं चाह रही थी कि ओबीसी आयोग के बहाना लेकर के वो चुनाव को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और यदि सरकार चाहती तो कई दिनों तक जो आयोग के जो मेंबर थे फालतू बैठे हुए थे, वो फील्ड में काम करते। कोर्ट ने 2 बार आदेश दे दिया, उसके बाद में भी इनकी सरकार की तरफ से कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं कर पाई। फिर दोबारा इन्होंने कोर्ट के अंदर अब की बार चुनाव आयोग को और सरकार को बड़ी फटकार लगाई, तब जा कर के जो है उन्होंने अभी चुनाव का जो समय निर्धारित करके कार्य कोर्ट के अंदर बताया था पूरा प्रोग्राम। तो अब तो मजबूरी है कि इनको जो है चुनाव करवाने पड़ेंगे, और आयोग का तो एक बहाना है। आयोग तो चाहता तो पहले भी, आज भी आयोग कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा है। इन्होंने खाली फॉर्मल रूप पे ऊपर खाली फील्ड में ज़्यादा गए भी नहीं, और जो लोग थे उन्हीं से पूछ करके जो है इन्होंने ओबीसी के आंकड़े लिए हैं। और वो कितने सही है कितना, वो तो 5 तारीख को जब आएंगे तब मालूम होगा। पर ये आयोग और ये सरकार ये खाली चुनाव को टालने के लिए ही कार्य कर रहे थे। अब तो कोर्ट का इनके ऊपर जब सख्ती हुई तब जा कर के चुनाव की इन्होंने घोषणा करनी पड़ी, तो ये इनकी मजबूरी थी। ओबीसी वर्ग से आप भी आते हैं, हमने देखा है राजस्थान के अंदर आपकी के समाज, यादव समाज में कोई ऐसा बड़ा नेता या फिर कोई इतना भारी प्रतिनिधित्व निकल कर नहीं आता, उसके पीछे क्या वजह मानते? सबसे बड़ी तो क्या रही, पहले हमारे जो भी प्रदेश नेतृत्व ने कोई ऐसे हमारा जो कोई भी लीडर डेवलप नहीं हो पाया। हमारे पहले कर्ण सिंह जी थे, वो भी आजकल बीजेपी में चले गए, और आज हमारे प्रदेश के अंदर कोई इतना बड़ा, क्योंकि अभी कैसा कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, खाली अलवर तक ही जो है यादवों की लोक संख्या मानते थे। और जैसे जयपुर ग्रामीण है, जयपुर के आसपास भी काफ़ी यादवों की संख्या है, और हमने काफ़ी दिनों तक आंदोलन करके पहले एक सीट दिया करते थे कांग्रेस की। मैं जब 2006 में यादव समाज का जिला अध्यक्ष बन गया था, उसके बाद हमने काफ़ी दिनों तक लोगों को प्रेरित करके पूरे ज़िले के अंदर माहौल बनाया। तो पिछले समय के अंदर जो है कांग्रेस ने 2 टिकट जो है जयपुर ज़िले में दिए हैं, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर हमारे नए जो युवा हैं वो भी तैयार हों, और आगे आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से युवाओं का अभी समय चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि आगे अच्छे लोग इसके अंदर राजनीति के अंदर भी आए हैं। और तभी जो है, क्यों समय, अब आज मैं पेपर में देख रहा था, एक पत्रिका के अंदर लेख आया था, 2029 के जो चुनाव होंगे उसके अंदर हर चौथा एक जैन जी होगा, युवा होगा। तो युवाओं का अब समय है, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए सभी को। तो हम कांग्रेस पार्टी से भी, हमारे भी डोडासरा जी ने भी कुछ दिनों पहले मीटिंग करके कहा था कि आधे टिकट जो है हम 50 से नीचे वालों को देंगे, युवाओं को भी जो है मौका देंगे। पर उसके साथ युवाओं के साथ के अंदर अनुभव वाले भी जो है ज़रूरी है। इसके अंदर सभी को साथ लेकर के यदि कोई चलता है तो ही जो है आगे अच्छा उसी सफलता मिलती है। तो युवाओं का तो जोश और बड़ों का अनुभव, ये दोनों मिलकर के जो पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर चाहे निकायों के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, उसके अंदर हमारी ओबीसी के भी लोग काफ़ी चयन होकर के आएंगे। और अभी हम तो ये भी एक मांग कर रहे हैं कि जो महिला आरक्षण हो रहा है उसके अंदर भी ओबीसी का भी कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, उसके अंदर भी हमारे
ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको भी जो है उसके अंदर आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर ओबीसी वर्ग को भी इसके फ़ायदा मिले। 33% आरक्षण तो हो रहा है, पर उसमें जब तक ओबीसी का कोटा नहीं होगा तब तक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारा वर्ग रहता है उसको राजनीति के अंदर कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। एक और आपने बात करी कि अभी हाल ही में पार्टी लाइन का ये सुझाव था या फिर जो बातचीत हुई कि 50 की उम्र से कम लोगों को टिकट देंगे, तो क्या ये पंचायत और निकाय चुनाव तक ही सीमित रहेगा या विधानसभा चुनाव में भी ऐसा होगा? पंचायत निकाय में भी होगा और आगे विधानसभाओं के अंदर भी धीरे धीरे जो है नया लीडरशिप डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा। पर मैंने ये बताया आपको, युवा और अनुभवी दोनों का जब तक संयम नहीं होता है तब तक जो है राजनीति के अंदर हम ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितने भी पुराने लोग हैं और उनका जो अनुभव है उसका भी जो है लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं खुद ही मेरी बात बता दूं कि मैं 40 साल से राजनीति में हूं। 83 से मैं जयपुर डेयरी में आरंभ किया, 88 में सरपंच बन गया, 5 में प्रधान बन गया और 21 के अंदर जो 22 के अंदर जो है जिला परिषद मेंबर बन गया। और पार्टी ने मेरे को सब इन कामों को देखते हुए आज मेरे को ओबीसी का राजस्थान का जो जुम्मा दिया है, वो भी एक बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसका 56% आबादी है राजस्थान के अंदर, उसका प्रतिनिधित्व करने का मेरे को पार्टी ने जो जुम्मा दिया है, यह भी बहुत अच्छा कार्य करने का एक अवसर है। हम पूरे राजस्थान के अंदर, मैंने जब से मेरे को अध्यक्ष बनाया, पूरे राजस्थान के अंदर जितने जिले हैं 50 जिलों के अंदर मैंने जिला अध्यक्ष बना दिए। उन जिला अध्यक्षों ने सब जगह कार्यकारिणियों का गठन कर दिया और ब्लॉक और मंडल स्तर तक का हमने इस संगठन को खड़ा कर दिया। और आज पूरे राजस्थान के अंदर हर जगह ओबीसी लोग, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। हमारा भी ये प्रयास है, छोटी छोटी जो जातियां हैं, जो ओबीसी का जो वर्ग है, जो वंचित अब तक रहा है, जिस प्रकार राहुल जी ने भी ताल कटोरा में कहा था, जो वंचित लोग रह गए ओबीसी के, उनको न्याय दिलाने का कार्य राहुल गांधी जी हमारे जो न्याय योद्धा है वो पूरे देश के अंदर मुहिम चला रहे हैं। हम ही उसी के माध्यम से उनका जो भावना है उसी अनुरूप से राजस्थान के अंदर भी ओबीसी की जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको जोड़ करके कांग्रेस के साथ ला रहे हैं, ताकि ये भी पंचायत राज निकायों के अंदर फ़ायदा मिले। 28 के अंदर विधानसभा में और 29 में लोकसभा के अंदर भी जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी के लोगों को जोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं और ये आगे सफल भी होगा, क्योंकि हम सब जगह राजस्थान में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी लोग जो जुड़ रहे हैं। और हम भी जो हमारे प्रदेश के और ज़िलों के अंदर कार्यकारिणियाँ बना रहे हैं उसके अंदर जितने भी वंचित जातियाँ हैं उनको सबको जोड़ने का हम कार्य कर रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं। और ओबीसी की अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, अभी हमारे महिला विंग भी अलग से और बढ़ा दी, उसके अंदर भी हमारे महिलाओं को भी हम जोड़ रहे हैं। अब आगे आने वाले समय के अंदर हम मीटिंग, प्रदेश स्तर की मीटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ब्लॉक, बूथ और वार्ड और इकाई तक इसको लेके जाएंगे और ख़ासकर युवाओं को भी इसमें हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हम कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दिलवा सकें हमारे विभाग के माध्यम से। आपने बात करी कि अभी ये निर्णय लिया गया 50 से कम उम्र और वरिष्ठ नेता भी साथ में रहेंगे, पर एक जो आरोप कांग्रेस पे लगाया गया है वो ये था कि अब युवा लीडरशिप को मुख्य धारा में लेकर आने का प्रयास है और जो वरिष्ठ नेता हैं अब उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मंडल में बैठाने का प्रयास है। ऐसा कांग्रेस में मार्गदर्शन मंडल नहीं होता है, ये तो बीजेपी में होता है मार्गदर्शन मंडल। हमारे तो जहाँ तक भी जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उन सब का अनुभव भी लिया जाएगा और हमारे जो युवा नेता है और युवा हमारे जो भी कार्यकर्ता है उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है डोडासरा जी, वो बिल्कुल युवा है, एक तरह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, पूरे क्षेत्र के राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है मिलकर के, चाहे गहलोत साहब हो, डोडासरा जी हो, पायलट हो, सब लोग मिलकर के कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का इन सब लोगों का सोच है। कभी कभी कई बार जो है मीडिया के माध्यम से भी जो है बात आती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ताकि लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो और एक तरह से हमारे नेताओं को लड़ाने का काम भी जो है कई बार ये मीडिया के माध्यम से भी हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस पूरे राजस्थान में एकजुट है, हम युवा और जो भी सीनियर हैं सब मिलकर के कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे, ताकि हमारे राजस्थान के अंदर पुनः सरकार बने। अभी आपने जो बयान दिया वही बयान हाल ही में अशोक गहलोत जी ने भी कहा
पर उससे पहले हमने जो देखा उसके ऊपर तो सवाल पूछना बनता है, क्योंकि शायद हमें कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है वो खुश नहीं लगे उस बात से कि जो जो कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी से आए वो उनसे मिलने के बजाय पहले अशोक गहलोत से मिले। अब वो आज गहलोत साहब ने भी 2 दिन से सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करवाई थी, पार्टी तो बड़ा नेताओं को ज्वाइन करवाई जाती है। अब जो डोटासरा जी ने जो बात रखी थी उसी के ऊपर गहलोत साहब ने भी सफाई दी है। 2 दिन हो गए, आज मीडिया पे आप देख रहे हो भाई वो लोग खाली मिलने के लिए आए थे, पार्टी ज्वाइन तो बड़े नेताओं की जाती है। वैसे 400-500 कोई कार्यकर्ता जो भी आते हैं उनकी कोई पार्टी की ज्वाइनिंग भी नहीं होती है, ज्वाइन भी नहीं किया जाता है। कब वो पार्टी में नहीं थे, कब पार्टी में आए, हो जैसा उनके बयान है मैं नहीं बता रहा। और ये तो अलग बात है कि ठीक है डोटासरा जी भी अपनी जगह सही है भाई, पार्टी यदि कोई ज्वाइन करता है तो प्रदेश का जो मुख्यालय है वहीं जाके प्रदेश कार्यालय होता है, वहीं जो है ज्वाइनिंग का कार्य तो वहीं होना चाहिए। डोटासरा जी भी जिनका जो उनका भाव था वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, और उसके बारे में जिस प्रकार गहलोत साहब स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो वो भी देखना चाहिए। उनका कोई ज्वाइनिंग का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था उनके, जो जिस तरह से मीडिया को बता रहे हैं उसके हिसाब से। हमने देखा महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो थे वहाँ पे उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई, उनके साथ बड़ा अजीब सा बर्ताव वहाँ पे किया गया, उनके हाथ से माइक ले लिया गया, उन पे तंज भी कसे गए, उस पर क्या कहेंगे? अब वो तो मैंने देखा भी नहीं, अब क्या है उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि माइक ले लिया या तंज कसा, क्योंकि ना तो मैंने देखा न मैं इस बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता, क्योंकि आपस में बड़े नेताओं का मामला है, उसमें उस बारे में वही बता सकते हैं। मैं इस मामले में मैं ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता, न इस बारे में मैं अपना कोई वक्तव्य देना चाहता। चलिए साहब, ये तो वो बात हुई, पर अगर हम बात करें तो क्या अब राजस्थान में, क्योंकि हम पूरे भारत में कांग्रेस में एक शिफ्ट देख रहे हैं कि जो युवा नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब आगे आ रहे हैं मुख्य धारा में, और जो पुराने नेता हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है। पर उन पे एक आरोप ये भी लगता है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बात से कितना वो रखते हैं इत्तेफाक? कुर्सी छोड़ना और नहीं छोड़ना तो देखो जनता के हाथ में होता है। वो तो जनता जिसको चुनती है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे अन्य हो, वो तो ये पार्टी जिसका जो मार्गदर्शन के आप मंडल की बात करे हो, ये कांग्रेस में ऐसा मार्गदर्शन मंडल भी नहीं है आखिर तक भी। आज हमारे प्रदेश में मान लो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सभी लोग हैं उसके अंदर, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं। बुजुर्ग का मतलब सीनियर है, जब तक आदमी हिलता जुलता है, जब तक कार्य करने की क्षमता है। आदमी एक तो उम्र से बूढ़ा होता है और एक मन से होता है। जब कार्य करने की किसी में क्षमता होती है तो उसको कोई बुजुर्ग भी नहीं माना जाता है। यदि काम यदि अच्छा कर रहा है और उसके प्रदेश के अंदर उनकी आवश्यकता है तो वो भी सब लोग रहेंगे, सभी मिल करके, चाहे युवा हो चाहे सीनियर हो, सभी साथ मिल करके जब चलेंगे तभी जो है पार्टी में मजबूती आएगी। कहीं पार्टी लाइन में डिफरेंसेस नहीं आते इससे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, पार्टी में कोई डिफरेंस आने वाला तो लगता नहीं है, क्योंकि सभी लोग हैं इसके अंदर, तो सीनियर भी हैं तो युवा भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, कोई डिफरेंस वाला तो कोई बात ही नहीं है। जो युवा इतने समय से मेहनत कर रहा है वो भी तो सोचता होगा कि मुझे बड़े पद पर आने का मौका मिले, बड़े मंचों से मुझे मौके नहीं, मिले। काफ़ी आप देख रहे होंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हुए भी पिछले टाइम भी हमारे कई विधायक, 10-11 विधायक ऐसे हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो युवा टीम के लोग हैं वो चुन के आए हैं। तो है काफ़ी युवा भी आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे युवा 2 नेता और हैं अभी, एक तो आप जो प्रदेश अध्यक्ष आपने कहा गोविंद सिंह डोटासरा, एक सचिन पायलट, दोनों ही युवा हैं। पर पिछली बार जैसे 18 में शायद कहीं ना कहीं सुखबुकाहट थी कांग्रेस में कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अशोक गहलोत बने। क्या आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कोई युवा चेहरा हम मुख्यमंत्री देखेंगे? ऐसा अब जो सरकार आएगी तो सरकार आने के बाद में जो चुन के विधायक आते हैं उनकी राय और आला कमान की राय, उसके हिसाब से कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनते हैं। किसी के बनाने से कोई नहीं बनता है। जब चुनाव होंगे और जब विधायक बन के आएंगे तो विधायकों की राय ली जाती है, उसके बाद में आला कमान का निर्णय होता है, वही मुख्यमंत्री बनेगा। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसमें तो जब निर्णय होगा, चुनाव होगा और विधायक बनेंगे और जो आला कमान तय करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। राजस्थान में यही परंपरा अब तक रही है, आगे भी मेरे हिसाब से वही रहेगी। एक परंपरा और राजस्थान में रही है पिछले काफ़ी समय से, हमने देखा एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो क्या वो परंपरा कायम रहेगी अभी भी? बिल्कुल परंपरा कायम रहेगी। आज पूरे राजस्थान के अंदर जो है
बीजेपी से लोग त्रस्त हैं। हर क्षेत्र के अंदर आज बीजेपी किसी प्रकार का ना तो कोई विकास हो रहा है और ना कोई ऐसा कार्य इन्होंने पिछले 3 साल होने वाले हैं, बीजेपी ने ऐसा एक भी कार्य नहीं किया जिससे राजस्थान के अंदर इनको सरकार पुनः बनाने के लिए जो कोई जनता इनका साथ देगी। आज पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की तरफ जो है पब्लिक देख रही है। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा जो युवा जो पूरे दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर जो आंदोलन हुआ है, अब युवा जागृत हो गए हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे आने वाले समय के अंदर ये जो युवा हैं, जो जिस प्रकार से इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन किया है और उसके बारे में सरकार को झुकना पड़ा, पहली बार जो है ये 12 साल के अंदर मैंने तो ये देखा कि मोदी जी किसी बात के ऊपर आज अपना वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं। पिछले 9 दिन के अंदर 5 वीडियो इन्होंने डाल दिए। और शिक्षा मंत्री का जो है रिजाइन इस्तीफा देना, पहली बार जो है सरकार झुकी है युवाओं के सामने। या तो किसानों के सामने भी बड़ा आंदोलन हुआ था, काफ़ी किसानों की आत्महत्याएँ हो गई थी, मर गए थे, फिर भी जो है इन लोगों ने कई दिनों तक इस आंदोलन को चलाया। पर क्योंकि युवा देश के अंदर जिस प्रकार से माहौल बना और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने बर्बरता की, वो युवा भूलेगा नहीं। और 28 के अंदर और 29 के अंदर जो है इस सरकार की तो विदाई तय है, मान लो एक तरह से ये युवा ही जो है इसको विदा करेंगे। पहले भी 14 के अंदर भी सोशल मीडिया के माध्यम से मानो, अधिकतर मैं तो युवाओं का मानता हूँ कि सरकार को लाने में भी युवाओं का हाथ था, क्यों उनको सपने दिखाए गए थे, इतने रोज़गार देंगे और करोड़ों रुपए लाएंगे, काला धन मिटाएंगे। वो सपने इन्होंने पूरे हुए नहीं, महंगाई ख़त्म कर देंगे। आज महंगाई चरम के ऊपर है, हर जगह चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, आम हर आदमी जो है हर महंगाई से पीड़ित है। तो जब समय आएगा तब इनका जो है जवाब दिया जाएगा। आप लंबे समय से राजनीति में हैं, आपने वसुंधरा राजे जी का कार्यकाल भी देखा, अशोक गहलोत जी का भी देखा, किससे ज़्यादा बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं? ऐसा है, कांग्रेस का ही शासन जब जब भी रहा है हमेशा। पिछले टाइम में आप देख रहे होंगे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जब सरकार थी, ऐसी अच्छी योजनाएं लेके आए थे उन्होंने, चाहे उनको पूरे दूसरे देश भी जो है, दूसरे प्रदेश भी जो आज के उस योजनाओं के बारे के अंदर जानकारी कर रहे थे, चाहे उन्हें शिक्षा के मामले में मान लो और चाहे स्वास्थ्य के मामले में जो 25 लाख का बीमा था। हमारे कांग्रेस सरकार ने उस समय, जिस समय डोडासरा शिक्षा मंत्री थे, अंग्रेजी स्कूलों खोल करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बढ़ावा देने का कार्य किया, ताकि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, किसान वर्ग से आते हैं ज़्यादातर, वो सरकारी स्कूलों में नहीं जा पाते हैं। पर उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों का खोल करके क्षेत्र के अंदर उसका आज सरकार उसको बंद करने के लिए तत्पर हो रही है। प्रयास ये है उनका अंग्रेजी स्कूलों को बंद करके जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो उनको अंग्रेजी पढ़ाई से वंचित करने का ये काम करने का भी प्रयास करते हैं। तो बहुत अच्छी योजनाएं थी उस समय कांग्रेस की, पूरी ऐसी योजनाएं थी, चाहे ऋण माफी का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, अन्य चाहे पेंशन का मामला हो। दूध उत्पादकों को उस समय 2 रुपये किलो के अंदर जो है सब्सिडी दी, वो कांग्रेस सरकार ने दी थी। आज उस सरकार ने बंद कर रखी है, पैसे नहीं दे रहे हैं उसका भी। तो ये जो कांग्रेस की सरकार के जो काम हुए थे वो ऐतिहासिक काम थे और ये तो एक बहुत उदाहरण का रहेगा। पिछला 5 साल का जो कार्यकाल था कांग्रेस का, उसमें बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं थी। तो बीजेपी तो उसके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वो तो उन योजनाओं को बंद कर रही है और कई योजनाओं का खाली नाम बदल रहे हैं और नया ऐसा एक भी कार्य इन्होंने नहीं किया अब तक 3 साल के अंदर, जिससे 28 के अंदर दोबारा पुनः ये सरकार में आ सके। इतना आप बता रहे हैं, इतनी अच्छी योजनाएं थी, इतनी बढ़िया तरीके से सरकार चली, उसके बाद भी सरकार रिपीट नहीं हो पाई, क्या वजह मानते हैं? सरकार रिपीट होने का तो उस समय जो मैं महसूस करता हूँ कि हमारे कई जिन विधायकों की रिपोर्ट सही नहीं थी, जिनका क्षेत्र में विरोध था, यदि उन लोगों का कई ऐसे लोग थे, ऐसे विधायक, यदि उनके टिकट उस समय काट कर नए लोगों को टिकट दिए जाते, उस समय भी सरकार बनती। और कुछ माहौल भी आपस के अंदर ऐसा बना दिया, चाहे मीडिया के माध्यम से मान लो और चाहे ग्रुपबाजी से मान लो, हमारे जो सीनियर लीडरों नेताओं में उस समय जो रहा था, उसी की देन थी कि उन अपने अपने लोगों को उन्होंने टिकट दे दिए और उसके वजह से जो है सरकार नहीं बन पाई। वरना कांग्रेस सरकार 100% बनती, फिर भी ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं था।
एक वजह और भ्रष्टाचार के काफ़ी सारे मामले कांग्रेस सरकार में निकल कर आए थे। जल जीवन मिशन घोटाले में तो आप ही के जो उस समय के मंत्री थे महेश जोशी, वो जेल भी जाकर आए। एक पेपर लीक बड़ा मामला निकल कर आया था उस समय, और भी काफ़ी सारे आरोप लगे थे। क्या वो वजह हो सकती है? ऐसा पेपर लीक के बारे में रोज़ डोडासरा जी कहते हैं, यदि पेपर लीक किया है और उसके अंदर कोई दोषी हैं तो 2 साल पहले तो कांग्रेस टाइम के अंदर ही वो शिक्षा मंत्री से हट गए थे, 3 साल अब बीजेपी का सरकार हो गया, 5 साल हो गए। यदि उसमें कोई दोषी होते, पेपर लीक में हमारे नेता का किसी का भी हाथ होता, क्योंकि उस समय जब पेपर लीक हुए थे सरकार ने बड़ा कड़ा कानून लेके आए थे, कईयों को उस समय बंद भी किया था, कईयों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो कांग्रेस सरकार ने ऐसा किसी को प्रोत्साहित नहीं किया, इस सरकार की तरह हठधर्मिता नहीं की कि पूरी परीक्षाएं जो नेट की बेचारे इतने परेशान होकर के बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और पूरे देश के अंदर इतना बड़ी परीक्षा का एक कैंसिल हो जाना एक बहुत बड़ा काम है। और राजस्थान के अंदर तो जब भी पेपर लीक हुए थे तो उन्होंने कड़ा कानून बनाकर राजस्थान में उसको हल करने का भी काम किया है, लोगों को जेल पहुंचाने का भी काम किया है। और उसके अंदर यदि हमारे सरकार के और हमारे कोई मंत्रियों की ऐसा दोष होता तो अब तक ये कार्रवाई किए जा चुके होते। आपने बताया कि कुछ जो आपके वरिष्ठ नेता है उनमें अनबन की खबरें थी, क्या अब सब ठीक है? बिल्कुल, राजस्थान में सब एक हैं, एकजुट होकर के जो है चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैसे सर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक मैं है? तो पूरा देश राजस्थान के अंदर घूम रहा हूँ, जो माहौल देखते हैं हम, तो पूरे राजस्थान के अंदर मैं अलग अलग ज़िलों में जा रहा हूँ, लोगों से मिलते हैं। आज की तारीख के अंदर जो बीजेपी सरकार के अंदर बीजेपी के लोग भी दुखी हैं, कोई किसी का कार्य नहीं हो रहा है, जो भी लोग कार्यकर्ता जाते हैं वो भी असंतुष्ट हैं इनसे। और क्षेत्र के अंदर भी चाहे इन्होंने पेंशन योजना बंद कर दी, किसानों की जो निधि में पैसा आता था वो इन लोगों ने धीरे धीरे काफ़ी बंद कर दिया, और मेडिकल की जो सुविधाएं मिलती थी वो बंद हो गई आज की तारीख के अंदर। तो जितनी भी अच्छी योजनाएं थी वो सब इन्होंने बंद कर दी, और सरकार ने ऐसा कोई भी आज ऐसा काम नहीं कर रहे हैं वो जिसकी वजह से ये कह सके कि हमने इनकी कोई ऐसी एक भी उपलब्धि नहीं है। ये तो सर 2 साल बनाम 5 साल की बात करते हैं, कहते हैं हमारे कार्यकाल में अभी तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसा पेपर लीक तो हो रहा सबके सामने है, कितने पेपर लीक हो रहे हैं, कितनी परीक्षाएं निरस्त हो रही है। जब जब भी कोई ये चाहे चयन करने का मामला आता है और उस समय पेपर परीक्षाएं उसको जो है रोक दी जाती है, तो ये तो आप देख रहे हो इनके कहने से न तो वो रोज़गार मिल रहा है और न इनके खाली बातें करते हैं। और पेपर लीक तो इनके पूरे जो केंद्र के टाइम के अंदर तो आ रहा है, आप मीडिया भी देख रहे हो, 152 पेपर लीक हो गए 12 साल के अंदर। और इतने हर राज्य के अंदर आज जो है पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, अन्य जितने भी राज्य हैं सब जगह पेपर लीक हो रहा है। तो पेपर माफिया तो इनको सबको मिल करके, मेरा तो इसमें एक ही है, इसमें पक्ष विपक्ष सब हो, सबको मिल करके जो है इसको रोकना चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो इतनी मेहनत करते हैं तो उनको जो सबको मिल करके ऐसे इनको सुझाव भी देने चाहिए और उसको रोकथाम करने का भी कार्य करना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इसमें सब साथ मिल करके करेंगे तभी जो है बच्चों को न्याय मिलेगा। और कांग्रेस उसके लिए साथ है, यदि अच्छा कोई काम करेंगे तो कांग्रेस भी उसके लिए कोई पीछे नहीं रहेगी। सर 2 साल बनाम 5 साल पे सवाल था, आपने जवाब नहीं दिया। 2 साल 5 साल का तो आपने देखा होगा ना, 2 साल में कोई ऐसा एक ही काम नहीं किया नहीं उन्होंने भाई, जो काम ऐसा कोई एक भी योजना नहीं है। वो 2 साल की जो उपलब्धियां बता रहे हैं पिछले, या तो सरकारों के जो काम की, आज आर्थिक स्थिति सरकार की इतनी ख़राब है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है, कई जो विभाग हैं उसके अंदर तो पैसे तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है इनके, तो बड़ी हालत ख़राब है इनकी। खाली ये तो बातें बना रहे हैं, खाली ऊपर ऊपर खाली हवा हवाई हो रही है और धरातल पे कोई ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है इनका। हम बात करेंगे राजस्थान में एक तीसरा फ्रंट हनुमान बेनीवाल आरएलपी के माध्यम से खड़ा कर रहे हैं, और वो लगातार ये आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं कि कांग्रेस विपक्ष का काम ढंग से नहीं कर रही, मैं ही असली विपक्ष का काम कर रहा हूँ। ऐसा है, वो तो जब भी चुनाव होते हैं हमेशा इसी प्रकार से करते हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनावों के अंदर भी वो तो समझौते के अंदर एक एमपी की सीट आ गई, वरना एमएलए इनके हार गए। और कोई भी आदमी खाली एक वर्ग के पीछे जो है कोई भी राजनीति नहीं हो सकती। कांग्रेस तो एक विचारधारा है, कांग्रेस का मुकाबला, और वो तो खाली चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, बेनीवाल जी का तो काम ही ये है, वो तो राजनीति जब तक दोनों को गाड़ी नहीं देंगे तो युवाओं को कैसे वो जोड़ सकते हैं। पर आपने देखा होगा कभी अब सब समझ चुके हैं लोग, और वो कहते हैं, पिछले टाइम में भी कहते थे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कई बार
अब आप सोचते हो कैसे क्या हो सकता है इस बारे के अंदर, तो बहुत बड़ा राजस्थान है, खाली कुछ नागौर और कुछ पश्चिमी राजस्थान के अंदर या कुछ सीटें ले ले तो एक अलग बात है, वरना कोई 1-2 सीट, वरना कोई ऐसा नहीं है, कोई उसका कोई ज़्यादा आधार मेरे को तो नहीं लगता है। आपको लगता है मुख्यमंत्री बनेंगे? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कभी संभव हो सकता है। चलिए सब, अब थोड़ा सा बात मैं, क्योंकि आप यादव समाज से आते हैं, एक मांग लगातार आपके समाज से उठती रही है, वो है अहीर रेजिमेंट की मांग। उसको लेकर आपका क्या पक्ष है? अहिर रेजिमेंट का और रजांगला कलश यात्रा हमने पूरे देश के अंदर चलाई थी, राजस्थान में भी चलाई थी, और ये जो मांग है हमारी वो हमेशा है, आज भी है और आगे भी रहेगी। क्योंकि सेना के अंदर हमारे यादव जब जाते हैं, और जो रजांगला युद्ध भी यादवों ने लड़ा था उसके अंदर काफ़ी उसमें शहादत भी दी, तो ये बहुत बड़ी मांग है। एक ही मांग है कि हमारे जो यादव है उसके जो एक युद्ध के माध्यम से मान लो, और देश के अंदर आज भी लड़ाई जहाँ भी होती है सीमा के ऊपर, तो यादव एक जाति ऐसी है, किसान वर्ग से हैं, और जब अन्य जातियों के भी रेजिमेंट है तो यादवों की रेजिमेंट क्यों नहीं। तो ये बहुत बड़ी मांग है हमारी और ये कायम रहेगी। और हम सरकार से भी मांग करते हैं, ये कई दिन से मतलब लोकसभा में भी उठा था इस बात का, कई सांसदों ने भी इसका समर्थन किया है, तो जब तक ये नहीं होगा तो इसका तो जो है डिमांड चालू रहेगी हमारे समाज की। ये सब तब से ही मांग है जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब भाजपा है, क्या दोनों पार्टियों से मांग लगातार रही? वो तो चाहे सत्ता में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, समाज का जो मुद्दा है ये तो सभी से मांग रहेगी, चाहे कांग्रेस की सरकार थी तब भी, और चाहे बीजेपी की आ जाए तो भी, चाहे कल कांग्रेस ही आ जाएगी तो भी। तो हमारी जो डिमांड है जब तक पूरी नहीं होगी, तो सरकार किसी की भी हो, समाज की जो मांग है इसको तो हम उठाते ही रहेंगे। अभी एक ऐतिहासिक फैसला राजस्थान में हुआ, यमुना जल समझौता, उसके ऊपर क्या कहेंगे? अब समझौता कागजों में आना अलग बात है, धरातल पे जब आ जाएगा हम तो तभी मानेंगे कि ये धरातल पे उतरे। आज पूरे राजस्थान के अंदर अकाल की स्थिति है, पीने के पानी की बड़ी समस्याएं हैं, तो योजनाएं तो है, पर योजनाओं का धरातल भी जब तक नहीं आएगी तब तक उसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिलेगा, तभी हम तो मानेंगे भाई हाँ ये कार्य पूरा हो गया। थोड़ा नेशनल लेवल पे बात करते हैं। हाल ही में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कल ही राहुल गांधी और जितने भी आपके जो सांसद वगैरह थे उन सब ने बाहर विरोध प्रदर्शन किया, और कुछ एक ऐसी चित्र या फिर कहें ऐसी कुछ वहाँ पर नाट्य के कार्यक्रम चल रहे थे जो एक सेक्शन, देश के एक सेक्शन को बहुत ज़्यादा आहत कर देता है। हाँ, मैंने भी आज पढ़ा है अखबारों के अंदर है, पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने कल साधु के बेस के अंदर वो एक किया था, और एक चंदे का उसमें लोगों ने चंदा चढ़ाया भी है, और वो चंदे को लेकर के वो जिस प्रकार वो बताना चाह रहे थे, उनका एक ही है कि ये जो लोग हैं बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं, खाली लोगों को धर्म के ऊपर बरगलाते रहते हैं। राम के नाम के ऊपर इन्होंने सरकारें बना ली, 2 सांसदों से आज ये पूरे देश के अंदर इनका इतना बहुमत आ गया, और बहुत बड़ा मुद्दा जो राम मंदिर के नाम से लेकर चल रहे थे उसके अंदर भी यदि चोरी हो जाए, और वो भी इतने कम समय के अंदर, तो बड़ी एक अफसोस की बात है। और जिन लोगों को, क्योंकि उनको लगा रखा है, ट्रस्ट सरकार ने बनाया था, ट्रस्ट के जो लोग हैं वही पैसा चोरी कर रहे हैं। और चोरी के अलावा आपने देखा होगा एफआईआर दर्ज होने से पहले इनको मालूम हो गया था कि कुछ लोगों ने बाथरूम में पैसा मिला, उन्होंने जांच की, 70-80 लाख रुपए बरामद भी हो गए, और चंपत लाल जी उन्होंने पुलिस को भेज दिया, पैसे बरामद भी हो गए, और वो रफा दफा हो गया, एफआईआर कोई दर्ज नहीं हुई। ये तो अखिलेश जी ने इस मुद्दे को जब उठाया उसके बाद के अंदर जो है इन्होंने एफआईआर वगैरह दर्ज की है, और फिर ये मामला खुलासा हो गया, वरना इस मामले को ये तो अंदर ही अंदर जो दबाना चाह रहे थे। तो ये बड़ा गलत है, क्योंकि जिनके ऊपर विश्वास करके जिस राम जी के नाम से ये सरकार के अंदर आए और उसके चंदे को भी चोर कर खा रहे हैं पैसा। अभी तो जांच SIRT भी जिन्होंने बना तो दी, पर उसकी भी रिपोर्ट नहीं आ रही है, उसका भी विस्तार करने की बातें कर रहे हैं। तो एक पता नहीं, ये खाली कमेटियां जो बनाई जाती है ये खाली किसी भी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने के लिए किए जाते हैं, ताकि कुछ लोगों के कुछ दिनों के अंदर लोग भूल जाएंगे। 27 के अंदर यूपी के अंदर चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर मालूम हो जाएगा। पहले भी जिस प्रकार इन्होंने पूरे अयोध्या के अंदर लोगों के साथ ज्यादती की है,
ज़मीनें 2 करोड़ की ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई 18 करोड़ की बेच रहे हैं, कोई 20 करोड़ की बेच रहे हैं। तो ये इन्होंने जो धंधा चालू कर रखा था उसी की वजह से जो है ये अयोध्या के अंदर सांसद भी नहीं बन पाए थे। और अब उसके बाद और ज़्यादा धीरे धीरे जो है इनकी पोल खुल गई। तो इनकी जो, क्योंकि कोई भी आदमी को भ्रम एक बार लाया जा सकता है। हम सब हिंदू हैं, सब सनातनी लोग हैं, सब धर्म को मानते हैं, राम जी को भी सब मानते हैं। वहाँ जो लोग गए हैं पैसा भी चढ़ाते हैं भगवान के नाम के ऊपर, और उस पैसे का दुरुपयोग, ये पैसा खा जाए, चोरी कर ले, तो ये तो बड़ी विडंबना की बात है। तो बहुत बड़ा, यही नहीं, आज मैं देख रहा था केदारनाथ मंदिर के, और उनके भी जो वहाँ के पुजारी है 5 लाख का वहाँ मुकुट चोरी कर लिए, वो आज बरामद हुआ है। तो जगह जगह बड़ी, हर जगह आज की तारीख के अंदर जो है ये गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। जितने भी, खाली धीरे धीरे इनकी यदि जांच हो और सही ईमानदारी से, तो सब जगह इनके घपले मिलेंगे। सब आपने कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, आस्था का विषय था, उसमें इस तरह की गड़बड़ी आहत करती है, पर क्या वो तरीका सही था जो वहाँ किया गया, एक समुदाय विशेष को टारगेट कर? अब वो तो निर्दलीय विधायक थे, वो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू जी। उन्होंने जो कुछ किया है वो दिखाना ये चाह रहे थे कि भाई धर्म के नाम के ऊपर किस प्रकार से लोग उसमें पैसा देते हैं और किस प्रकार से ले जाते हैं। एक उन्होंने नाटक के माध्यम से वो दिखाने का प्रयास किया था। तो सबको सामने मालूम है वो तो किस प्रकार आरएसएस के लोग हैं, सारे ट्रस्ट के अंदर पैसा खा रहे हैं, वो भी सब उन्हीं के हैं। तो वो तो दुनिया ही देख रही है उसके अंदर क्या वो उन्होंने नाटक के माध्यम से कर दिया। राहुल गांधी भी मौजूद थे उस नाटक का ही हिस्सा। हाँ, तो राहुल जी भी, उन्होंने जब वो चंदे का लेके बैठे थे तो उसके अंदर उन्होंने भी पैसा डाला है, और भी सांसदों ने पैसा डाला है। वो तो एक दिखाने के लिए था लोगों को, भाई इस तरह की ये हो रही है स्थिति की, वो सब देख रहा है, वैसे भी देख रहा है सारी चीज़ें। वो चलिए साहब, राजस्थान की बात करते हैं। अब 28 में या फिर उससे पहले पंचायत निकाय चुनाव की कैसी तैयारियां हैं, और किस हिसाब से किन किन क्षेत्र में और किन किन योजनाओं पे काम किया जा रहा है? पंचायत निकायों के जो चुनाव है, हमारे कांग्रेस के जितने भी प्रभारी लगा रखे हैं सब जगह जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, अच्छे लोगों का चयन करेंगे, अच्छे लोगों को टिकट देंगे, ताकि पंचायत और निकायों के अंदर कांग्रेस को अच्छी सफलता मिले। और जिस प्रकार इन्होंने 2 साल तक चुनाव को टालते रहे, गाँव के अंदर विकास ठप हो गया, केंद्र सरकार ने इनको पैसा देना बंद कर दिया, फिर भी चुनाव नहीं करा पाए। तो आज राजस्थान के अंदर पूरे ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास रुका हुआ है इन चुनावों की वजह से, नहीं कराने की वजह से। क्योंकि केंद्र सरकार ने उसमें एक क्लोज है, जब तक चुने हुए लोग नहीं होंगे, इलेक्टेड लोग नहीं होंगे, तो वो केंद्र से पैसा मिलता है वो 30-40 हज़ार करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने बिल्कुल रोक दिया था, इनका रोका हुआ है। और हालत बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि 2 साल तक जब चुनाव ही नहीं करवाए, विकास ही नहीं हो रहा है, तो जनता तो त्रस्त है ही। आज कई जगह निगमों के अंदर नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। हमारे सांगानेर, अपने जयपुर के आसपास में जो बता दूं, सांगानेर की 13 पंचायतें निगम में मिल गई। अब ना तो निगम में कोई कार्य हो रहा है, न पंचायतें रही हो। तो बड़ी 2 साल से असमंजस की स्थितियाँ चल रही है, जनता बहुत परेशान है। तो इसमें कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलेगी। 28 चुनाव के लिए क्या तैयारी है सर? 28 के लिए भी ये जो चुनाव होंगे, इसी के अंदर जो आप देख लेना, काफ़ी माहौल कांग्रेस के प्रति बनेगा और 28 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक ऐसा मुद्दा राजस्थान कांग्रेस का जो हमेशा मेरे हिसाब से याद रखा जाएगा और समय समय पर उसकी बात भी की जाती है, वो है मानेसर। मानेसर में आपकी सरकार के जो भी हुआ, क्या वो उसकी भरपाई आने वाला समय कर पाए? क्योंकि शायद वही एक कारण था जिसे 2023 का चुनाव कहीं ना कहीं गंवाना पड़ा। अब वो तो बिल्कुल सही है, सबके सामने है, पर वो चीज़ें भूल गए। वो तो कार्यकाल भी जा चुका, अब तो नए सिरे से नई बातें होगी, ना तो मानेसर रहेगा ना और रहेगा। अब तो सब एकजुट होकर के जो है कांग्रेस सरकार लाएंगे। और हर जगह आज देख रहे हो, सब जगह स्टेटमेंट भी आ रहे हैं सबके, एक ही भाई, हम सब एक हैं, एक रहेंगे। सब एक हैं, ये बार बार कहना क्यों पड़ रहा है? तो मीडिया वाले पूछते हैं तो इसलिए बताना पड़ता है। अब आज ही मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे को बताना पड़ रहा है। कई बार सर ऐसा होता है कि बोलकर ये बताया जा रहा है कि हम एक हैं, पर कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होती है। तो ऐसा है, वो तो कोई भी परिवार होता है उसके अंदर होता है, सभी में है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भी राजनीतिक पार्टियों में 19-20 सब में होता है। पर आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ, सब नेता एक हैं। और कांग्रेस की पूरे राजस्थान की जो जनता है वो कांग्रेस की तरफ देख रही है आज की तारीख के अंदर। राहुल गांधी आते हैं और गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली की तारीफ कर देते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि 2 नेता काफ़ी ज़्यादा
हाईलाइट में रहते हैं राजस्थान में, और जो दो नेता जिनकी लगातार चर्चा हो रही थी वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत साइडलाइन किए जा रहे हैं क्या, या फिर टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में कमान दी जा रही है राजस्थान? साइड लाइन तो कोई नहीं। जो टीकाराम जूली जी इस समय अपोजिशन के नेता हैं, डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन दोनों की जोड़ी जिस प्रकार राजस्थान के अंदर काम कर रही है, संगठन का जो विस्तार किया है, और जो क्षेत्र के अंदर अलग जाके दोनों एक साथ एक मंच के ऊपर जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। आप सब लोग देख रहे हो जितने भी आंदोलन हुए जयपुर के अंदर, 2 बजे किसी आंदोलन के लिए सूचना दी जाती है, 4 बजे आंदोलन होता है और उसके अंदर हज़ारों लोग आ रहे हैं। तो ये इनकी मेहनत ही है और एकजुटता का ही एक परिणाम है कि जिसकी वजह से 2 घंटे पहले किसी कार्यक्रम के आप टारगेट करो, सूचना दो और वो सफल हो। हज़ारों की संख्या के अंदर अभी जिस समय बीजेपी और कांग्रेस का जिस दिन वो कार्यालयों का घेराव था, मैं खुद भी पीसीसी के अंदर था, अध्यक्ष जी गए थे 4 बजे का वो था, 2 बजे गए थे, 2 बजे लोगों को मैसेज डाला। हज़ारों की संख्या के अंदर जो है मैं प्रदेश कार्यालय से लेकर जो है गवर्नमेंट हॉस्टल तक लोग जो है सड़कों के ऊपर माए नहीं थे। तो ये कांग्रेस की मजबूती है और लोगों की जिस प्रकार से माहौल है देश के अंदर, आप देख रहे हो एकजुटता का मामला है। इसी वजह से सारे प्रोग्राम सक्सेस हो रहे हैं। सब मिलकर काम करेंगे तो कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि एक वर्ड और आया, आजकल नेता अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं पार्टी में, तो वो जो ब्रांडिंग वाला मामला है वो क्या है? अब ब्रांडिंग में इस मामले में तो मैं नहीं कुछ कह सकता। मैं तो इतना ही जानता हूँ सब लोग काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और हमारे जो राहुल गांधी जी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा मान लो, चाहे भी छात्रों की गूंज का मामला मान लो, जितने भी लोग मुद्दे हुए हैं, उन्होंने जितने मुद्दे उठाए हैं, पहले दिन से बता दूं, उन्हें भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया, सरकार को उसको संशोधन करना पड़ा। किसानों के जो 3 काले कानून थे उन्होंने विरोध किया, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। जाति जनगणना के बारे में जो उन्होंने कहा था कि मैं इसी संसद के अंदर जाति जनगणना कराऊंगा और जितनी जिसकी संख्या है उसको उतनी भागीदारी भी उसके अंदर मैं दिलाऊंगा। सरकार पहले उनकी मजाक उड़ाती थी, उनको भी पूछती थी, खुद के बारे में भी जातियाँ भ्रम वो कर रहे हैं, राहुल गांधी जो है जातिवाद फैला रहे हैं, खुद की जाति का पता नहीं, ऐसे लोग मंत्री बोलते थे। पर उन्होंने कह दिया था कि इसी संसद के अंदर जाति जनगणना मैं कराऊंगा और सरकार को झुकना पड़ा और जाति जनगणना करानी पड़ी। अभी नीट पेपर परीक्षा के बारे में भी उन्होंने पूरा देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल बनाया और आंदोलन किया, उसी की देन है जो उनको झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का रिजाइन देना पड़ा। तो राहुल गांधी जितने भी मुद्दे उठाए हैं तो लोगों को विश्वास होने लगा कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठाता है वो सही है और सरकार को भी वो मानना पड़ रहा है। इसलिए राहुल गांधी की जो बात करते हैं उसके ऊपर लोगों को विश्वास होने लग गया। अब आने वाली स्ट्रेटेजी पीडीए है, पिछले दलित आदिवासी, या फिर माइनॉरिटी को साथ लेकर चलने का प्रयास है? ऐसा है, कांग्रेस तो सभी 36 जाति को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है और सभी को साथ लेगी। और तभी जो है कांग्रेस वैसे कोई जातिवाद नहीं करती है, सब जातियों को, सभी जातियों सभी धर्म को कांग्रेस पार्टी मानती है और सभी को साथ लेकर के, चाहे हिंदू मुसलमान ईसाई सिख, सभी को साथ लेकर के आगे चलेगी कांग्रेस और आगे भी साथ चलते रहेंगे। जातिवाद में विश्वास नहीं रखते फिर? अभी आपने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, दोनों में जातिगत जनगणना का तो मामला ये है, उसके अंदर कोई जाति कोई बेनिफिट से नहीं हो, सब जाति के लिए हो, उसमें चाहे सामान्य वर्ग हो, हर जाति जिसकी जितनी है, क्योंकि सरकारी योजनाएं जो बनती है वो जनगणना के आधार पर बनती है। और जनगणना 2011 में थी, 20 में होनी थी, वैसे कोरोना की वजह से इन्होंने टाल दी। परिसीमन होना चाहिए था, मतलब 20 साल बाद के अंदर, वो इन्होंने टाल दिया। तो जाति जनगणना कराना सरकार का काम है। जाति जनगणना इसलिए एक जातियों के अंदर संख्या की जब जानकारी होगी, उसके अंदर सभी चीज़ है, उसके अंदर उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी होती है, सरकारी जो योजनाएं बनती है वो जिसकी जितनी संख्या है उसी आधार पे, उसी अनुपात के ऊपर जो योजनाएं आदि बनती है, तो उसको अंदर उस प्रकार का बेनिफिट मिलता है, मतलब सरकार से। सब अब आगे की क्या प्लानिंग है और क्या नए जो कदम है वो उठाने वाले हैं आप? अब यादव महासभा के हिसाब से तो मैं आपको बताऊं कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते हम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम जगह जगह छात्रावास बनवा रहे हैं, हमारे समाज के बच्चे और बच्चियों का, खासकर लड़कियों का छात्रावास हॉस्टल बना रहे हैं। चोमू के अंदर भी मैं जब जिला अध्यक्ष था, हमने
लड़कियों का छात्रावास बनाया, आज 125 बच्चियाँ वहाँ रह रही है। और झालाना के अंदर हमारा बच्चों का छात्रावास है, बापू नगर में लड़कियों का छात्रावास है, कोटपूतली और अन्य ज़िले चाहे चाकसू हो, रैंडवाल हो, जोमनेर के अंदर हमारे बच्चों का छात्रावास बन रहा है, जो एग्रीकल्चर कॉलेज उसके पास में, रैंडवाल में हमारे बच्चों का छात्रावास बन रहा है, ताकि हमारा समाज का पूरा जोर ये है कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा प्रदान करें, ताकि अच्छे शिक्षित बच्चे होंगे। क्योंकि अब युग चेंज हो गया, अब आप देख रहे हो AI का युग आ गया। अब धीरे धीरे नई नई टेक्निक के अंदर हमारे बच्चे यदि नहीं पढ़ेंगे तो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएंगे। तो हमारा तो पूरा ध्येय एक ही है, हम शिक्षित करें हमारे बच्चों को। और मैं तो यही नहीं, समाज ही नहीं, हर वर्ग से मेरी तो ये अपेक्षा है, हमें बच्चे और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यदि हमारे देश जब भी उन्नति करेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 मैं योजना मानता हूँ। पहले भी कांग्रेस सरकार ने इन योजनाओं पे जोर दिया था और आगे भी मैं तो यही, मेरा तो ये खुद का सोच ये है, शिक्षा और स्वास्थ्य जिस देश के अंदर हो जाएगी तो स्वतः ही वो देश जो है उन्नति करेगा। यदि स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे और शिक्षित होंगे तो अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो 2 मैं तो ये मानता हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे हमारी सरकार आएगी तो। और मेरा खुद का भी यही ध्येय रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करें, ताकि हमारा देश और हमारा प्रदेश उन्नति करे। ऑलमोस्ट हम आखिरी पड़ाव पर हैं पॉडकास्ट के। मैं कुछ नेताओं के नाम लूँगा, आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं बताइएगा। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका बहुत संगठन का भी अनुभव रहा है, सरकार का भी अनुभव रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत माननीय पूजनीय है। सचिन पायलट भी युवा हैं, आपने सब देखा होगा, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी, और युवा है, आज AICC के अंदर जनरल सेक्रेटरी है। और उनको भी हम चाहते हैं कि अच्छे युवा नेता हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का तो आप देख रहे हो, जब से वो अध्यक्ष बने हैं पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने संगठन का जो कार्य किया है, पूरे देश के अंदर ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। आज पूरे AICC में कोई मीटिंग होती है चाहे, तो सब लोग उसकी प्रोत्साहित करते हैं उस मामले को। उन्होंने बूथ और इकाई स्तर तक पहली बार जो है कांग्रेस का संगठन तैयार किया है, जगह जगह विधानसभाओं के अंदर प्रयोगशाला लगा दिए, और हर जगह कांग्रेस को पूरा 1 साल तो संगठन वर्ष के रूप में मनाया था, और पूरे प्रदेश के अंदर संगठन का जो विस्तार किया है, संगठन में जो मजबूती लेके आए हैं, पूरे आज राजस्थान के अंदर दौरे जिस प्रकार कर रहे हैं, तो नई ऊर्जा लाए उनके नेतृत्व के अंदर। आपने देखा हो गया 11 सांसद जो पिछले 2 चुनावों के अंदर 0-0 थे, 11 सांसद पिछले टाइम आए, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। उनका प्रयास था कि 11 सांसद हमारे राजस्थान से जीत करके गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बहुत अच्छे संयम और सज्जन व्यक्ति है, अच्छी भाषा बोलते हैं। वो विधानसभा के अंदर भी सरकार को घेरते हैं और बाहर सड़कों के ऊपर भी घेरते हैं। तो हमारे राजस्थान के जो आप बता रहे हो सभी नेता अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इसी प्रकार आगे निरंतर करते रहेंगे तो कांग्रेस सरकार 28 के अंदर आएगी और 29 के अंदर भी हमारे केंद्र के अंदर सरकार आएगी। अब की बार पहले 11 थे, हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो 25 सांसद तो हमारे राजस्थान से जीत करके जाएंगे। वसुंधरा राजे के बारे में मैं क्या कहूँगा, बीजेपी के बारे में, हम तुम्हारे कांग्रेस के बारे में बता सकते हैं। नहीं, आप विचार क्या रखते हैं, क्या कैसे नेता क्या है? अच्छी नेता है, वो भी अच्छी मुख्यमंत्री रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो देखो अनुभवहीन आदमी है, मैं तो इनको बिल्कुल, ऐसा है कोई कार्य नहीं किया उन्होंने, नए आदमी थे, उनको तो किस्मत से मिल गया मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उनके बारे में मैं क्या बताऊं, मैं तो मेरे कांग्रेस के आदमी बता सकता हूं। देखो विपक्ष वालों के बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, वो तो विपक्ष वाले बताएं उन बारे में। RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कांग्रेस के बारे में बता सकता हूँ, इसके अलावा किसी बारे में मेरे कोई कमेंट्स नहीं। पे क्या राय है वो तो दे ही सकते हैं। अब राय तो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करना चाहिए आदमी को। हनुमान बेनीवाल कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है, यूनिवर्सिटी टाइम से संघर्ष कर रहा है, करते रहे, ठीक है, अच्छी बात है। किरोड़ी लाल की राजनीति उन्हीं की चल रही है। किरोड़ी लाल मीणा तो खत्म हो गया मामला, वो तो मार्गदर्शन मंडल में जाने वाला है। एक युवा जो अभी विधायक हैं शिव से, रविंद्र सिंह भाटी, अच्छा है, वो निर्दलीय चुनाव जीत करके आया, हर आंदोलन में पूरे क्षेत्र के अंदर आंदोलन करता रहता है, जो भी बात है मुद्दे हैं उठाता रहता है, अच्छा नेता है, युवा है, यूथ है। प्रताप सिंह खाचरियावास तो आप देख रहे हो, जिले के अंदर छात्र यूनिवर्सिटी ये भी लड़ाई करता रहता है, झगड़े करता है, चाहे आंदोलन के अंदर जयपुर के अंदर अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी है,
सड़क से विधानसभा तक हर जगह अच्छा कार्य किया है। हर्षा यादव जी। मैं तो खुद मैं क्या बताऊंगा, मैं तो यही है कि मैं किसान वर्ग से आता हूं और मैंने मेरे जीवन के अंदर जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए और क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए हमेशा मेरा जीवन अब 40 साल में मैंने दे दिया और आगे भी मैं तो यही कार्य करता रहूँगा। संगठन में हो चाहे सरकार में, जहाँ भी मेरे को जिम्मेदारी मिलेगी, पार्टी जहाँ भी मेरे को जिम्मेदारी देगी, मैं उस जिम्मेदारी को निभाता रहूँगा और पार्टी की और प्रदेश की सेवा इसी प्रकार करता रहूँगा। राहुल गांधी बहुत डायनेमिक आदमी है। जब से उन्होंने, पहले लोगों की इतनी वो नहीं थी, पर जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और देश को पहचानने के लिए उन्होंने जो काम किया, लोगों के बीच में गए और दुख तकलीफ को उन्होंने सहन किया, देखा, और उसके बाद में आज देख रहे हो हर जगह उनके जितने भी मुद्दे हैं जो बात करते हैं, चाहे संसद में मान लो, हर जगह वो अच्छी बात कर रहे हैं और देश के हित के लिए बात करते हैं, युवाओं के हित की बात करते हैं और उनका अच्छा भविष्य है, ये मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, आपको बताऊँ, वो तो हमारा कोई टॉपिक नहीं है, हम तो हमारी पार्टी के बारे में बता सकते हैं। चलिए साहब, 28 में सरकार आ रही है। बिल्कुल, 28 में कांग्रेस सरकार आ रही है। और आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? जहाँ भी पार्टी आदेश दे देगी, परिसीमन होगा तो उसके बाद में देखेंगे, या वैसे भी जहाँ भी पार्टी आदेश दे देगी वहीं से चुनाव लड़ लेंगे। हम तो तैयार हैं। मैं कहीं भी राजस्थान के अंदर, जयपुर ज़िले के अंदर जहाँ भी कहीं मेरे को यदि पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल अच्छी तरह चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। सर, आपके युवा अवस्था में ऐसा कौन सा नेता था जो आपको प्रभावित करता था और जिसको देख के राजनीति में आने का फैसला लिया? ऐसा है, शुरू में मैं तो राजनीति में आने का, मेरे ताऊजी थे सेठूराम जी यादव, जो आजीवन पंचायत महापुरा के सरपंच रहे हैं, जयपुर मंडी के चेयरमैन रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनसे प्रेरित होकर के, क्योंकि मैं उनके साथ जब बच्चा था, बालकपन से आते जाते रहते थे, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, यहाँ भी मुख्यमंत्री शिवचंद्र माथुर और देव जोशी, ये तो हमारे घर भी आते जाते रहते थे। हमारा पॉलिटिकल परिवार रहा है। उनसे प्रेरित होकर के जो है मैंने राजनीति के अंदर भाग लिया था और जब से उन्हीं का आशीर्वाद मेरे को मिला है और आगे भी निरंतर करते रहेंगे, बस यही। आखिरी कोई संदेश जो आप जनता को देना चाहें, राजस्थान की जनता को देना चाहें? राजस्थान की जनता को मेरा तो एक ही संदेश है कि आगे आने वाले समय के अंदर 28 के अंदर, अभी तो पंचायत राज निकायों के अंदर कांग्रेस सरकार लाए, 28 के अंदर कांग्रेस की सरकार लेके आए, ताकि कांग्रेस का राजस्थान के जो विकास जो रुका हुआ था वो दोबारा निरंतर आगे चलता रहे और राजस्थान हमारा उन्नति करे। यही मेरा संदेश है। युवाओं से, बुजुर्गों से, सभी लोगों से हमारा तो एक ही निवेदन है कि आगे आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की सरकार लेके आएँ, ताकि हमारा राजस्थान के अंदर विकास जो निरंतर जो रुक गया वो आगे भी चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू, धन्यवाद। आप भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।